आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के स्टूडियो में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आपका स्वागत है कमोडिटी राउंडअप में। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे सोने की, जहां पर तेजी कायम नहीं रह पा रही है। थोड़ी तेजी आती नहीं कि मुनाफा वसूली फिर से कावी हो जाती है। कॉमेक्स सोना एक बार फिर $1800 के नीचे फिसला है और घरेलू बाजार में भी यहां पर गिरावट के साथ कारोबार है। आगे फेस्टिवल सीजन में कैसी डिमांड रह सकती है, क्या चाल रहेगी, इस पर बात करने के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। और सोने में भले ही सुस्ती हो लेकिन सरसों में उछाल है। क्या है इसकी तेजी के ट्रिगर्स और आगे क्या यूं ही ये कमाल करती रहेगी कमोडिटी, इस पर बात करेंगे विजय सॉल्वेक्स के विजय डाटा से। इसके अलावा कच्चे तेल और मेटल्स पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। रविंद्र, पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुनाफा वसूली फिर से यहां पर सोने में आई है, यूएस इन्फ्लेशन, यूएस डॉलर को यहां पर कमोडिटी रिएक्ट कर रही है, यहां से इन स्तरों पर आपकी क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि फेड का जो नेक्स्ट वीक का मीटिंग है उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा एंड दे विल बी स्लाइटली ऑन द डोविश साइड। लेकिन जो नॉन फार्म पेरोल्स के एनएफपी के डेटा आए थे इनिशियल फर्स्ट वीक में, और जो लगातार सेकेंड मंथली जो इन्फ्लेशन डेटा जो एक्सपेक्टेशन से थोड़े से नीचे आए हैं, आई थिंक वो इनफ नहीं है ट्रेडर्स के लिए ये मानना कि फेड शायद फिर से एक बार डॉविश स्टेटमेंट देगा। तो उसी वजह से गोल्ड में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मेरे हिसाब से अभी भी गोल्ड इंटरनेशनल लेवल्स देखे तो 1834 1836 नहीं निकाल पाया है, जो कि बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस बन चुका है अभी। और उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो वी आर सीइंग प्राइसेस समवेयर नियर $1900 और निचले स्तर पर $1770 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। अगर 1770 निकाल देता है तो फिर ये जो डाउन साइड है वो कंटिन्यू रहेगा। और मेरे हिसाब से ये जो दोनों लेवल है वो नेक्स्ट वीक की जो फेड के मीटिंग है उसके बाद ही ब्रीच होने चाहिए। तो आई थिंक तब तक के लिए गोल्ड का जो मोमेंटम है वो एक ब्रॉड रेंज में रहेगा, 1770 ऑन द लोअर साइड एंड 1834-35 ऑन द हायर साइड। और अगर एमसीएक्स इंडियन मार्केट की बात करें तो 46,600 का एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। काफी बार मार्केट 46,700 से निकलकर फिर से एक बार 47,300 के पास में आके वहां से फिर से हमने प्राइसेस को नीचे आते हुए देखा है। तो इंडियन मार्केट्स में जो रेंज है वो अराउंड 46,700 46,600 का लोअर बाउंड होगा और अपर बाउंड जो है वो अराउंड 47,300 से लेके 47,500 का होगा। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक का जो फेड का मीटिंग है दैट विल बी द डिसाइडर पॉसिबली। और जो काफी टाइम से गोल्ड रेंज बाउंड मूव में है, वी होप कि इस मीटिंग के बाद एक रेंज से निकले, क्योंकि उसके बाद फेस्टिवल सीजन का भी एक अपसाइड शुरू होगा गोल्ड में। तो मेरे हिसाब से तब तक के लिए एक रेंज बाउंड मूव रहेगा, उसके बाद हमें एक डायरेक्शन मिलेगा। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक 46,700 46,650 के आसपास एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर में 47,000 तक के लेवल्स हमें फिर से एक बार देखने मिलेंगे। यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़ों को यहां पर सभी एसेट क्लासेस रिएक्ट कर चुके हैं और अब यूएस की फेड मीटिंग अगले हफ्ते है और उसके पहले सोना दायरे में, लेकिन एक डायरेक्शन इसके बाद निकल सकती है। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं फिलहाल यहां पर सोने के प्राइसेस को और आपका क्या व्यू है? देखिए, जैसे रविंद्र जी ने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े थे वो बिल्कुल ये दर्शा रहे हैं कि अभी भी स्टिमुलस पैकेज जारी रहेगा। इन्फ्लेशन इतना बड़ा कंसर्न नहीं लग रहा है आज की तारीख में यूएस मार्केट में, जो एक एक्सपेक्टेशन थी। और उसी के साथ नॉन फार्म पेरोल डेटा जो हैं वो भी स्टिमुलस पैकेज के फेवर में जा रहे हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि मनी फ्लो कंटिन्यू रहेगा, जो बॉन्ड बाइंग कंटिन्यू रहने वाली है और इसीलिए मेरा मानना है कि गोल्ड में तेजी जरूर आएगी। यहाँ पर हमें एक चीज देखनी चाहिए कि हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना चाहिए। यदि करंट लेवल पे गोल्ड देखें तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ये गोल्ड $1771 वहां तक नीचे बॉटम बना सकता है, लेकिन उसके बाद वहां से अपसाइड ही लग रहा है। तो यदि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो गोल्ड नीचे में 46,200 तक जा सकता है, लेकिन ऊपर में मुझे लगता है ये कभी भी 47,700 के आंकड़े को छू सकता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग की शुरुआत करनी चाहिए यदि आप पोजिशनल बाइंग करते हैं, लेकिन इंट्राडे यदि कोई भी करता है
तो उसे बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये रेंज बाउंड ही रहेगा थोड़े दिन। ऑलराइट। और इसके अलावा सुरेंद्र जी, जिस तरह के क्यूज और जैसे शुरुआत यहाँ पर IIJS की तरफ से हुई है, वहां से क्या उम्मीदें हैं? कल का दिन IIJS के लिए काफी बेहतरीन दिन रहा था। बहुत ही अच्छी B2B खरीदारी हुई है। और ये बिल्कुल उम्मीद है कि जो कंज्यूमर हैं वो मार्केट में आने लगे हैं, और इसीलिए शो को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और जो प्राइजेस हैं फिलहाल वो बहुत ही अच्छे हैं बाइंग करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली आगे फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही गोल्ड मार्केट के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। और जब जब भी प्राइजेस 48,000 50,000 के नीचे होते हैं तो कंज्यूमर जरूर बाहर निकल के आते हैं और बाइंग करते हैं। और हमें ये भी देखना है कि पिछले 2 सालों में जो लोग बाइंग नहीं कर पाए थे कोविड की वजह से, वो लोग भी अभी बाहर आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। जो उनकी खरीदारी पिछले 2 सालों में फेस्टिवल में और शादियों की वजह से रह गई थी, वो खरीदारी अब हो रही है। सारे फैक्टर्स गोल्ड के लिए पॉजिटिव हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे बाइंग की शुरुआत करने का सबसे बेहतरीन मौका है। ऑलराइट। तो चाहे वो सोने की जब यहाँ पर बात है या ज्वेलरी की है, जिसकी एग्जीबिशन फिलहाल IIJS में चल रही है, एक्सपेक्टेशन यही है कि अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। अजय, चांदी को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक इनडिफरेंस अंडर परफॉर्मेंस आते हुए देखा है? हाँ, डेफिनेटली अगर चांदी की बात करें तो हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक अच्छा खासा वापस जंप आते हुए देखा। इनिशियली हमने देखा था ये साल के अंदर गोल्ड सिल्वर रेशियो अराउंड 66 तक का लेवल दिखा दिया, बट इस वक्त 75 के करीब दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है जो गोल्ड को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट अगर हम अंडरवेट की बात करें, जिस से बेस मेटल में जंप आया और जो यूसेज है ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में चांदी में बढ़ेगा, जो चांदी को सपोर्ट करेगा। बट एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल में जब तक ये $24.5 के ऊपर चांदी नहीं निकलती, आई थिंक एक दायरा बना हुआ है डोमेस्टिक मार्केट पे। $62.5 से लेकर $64 का जो $64,000 का जो रेंज है इसी में रहेगा। बट लुकिंग टू द गोल्ड सिल्वर रेशियो, आई थिंक मार्केट काफी अंडरटोन चल रहा है। वी नीड के 64,500 का लेवल एक बार ब्रीच करे तो ही मार्केट में एक अच्छा खासा जंप देख सकते हैं, जो वापस 68,000 69,000 या नियर टू 70 मिल जाएगा। क्योंकि जब हम इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की बात करें, एक रिपोर्ट ये भी आई हुई है करीबन 6.5% का इस बार प्रोडक्शन में ड्रॉप रहेगा, डिक्लाइन रहेगा। ये भी कहीं ना कहीं चांदी को सपोर्ट करा। तो आई थिंक कंसोलिडेशन फेज, जैसे सुरेंद्र जी ने भी कहा कि सोने चांदी में एक बड़े ट्रिगर की जरूरत है, तो आई थिंक मार्केट एक दायरे में, अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो आई थिंक 62,500 के करीब आए तो लेके चलिए 64,500 तक एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 64,500 के ब्रेकआउट पे ही हम 68,000 69,000 तक का लेवल देख सकते हैं, जो हमें लगता है कि अक्टूबर एंड या नवंबर तक दिखा देगा। ऑलराइट, यानी कि सोना ही नहीं, चांदी में भी खरीदारी के मौके आपको फिलहाल यहां पर ढूंढने चाहिए। साल के अंत तक आपको दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में मुनाफा बनता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी साथ जोड़ने के लिए। लेकिन गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और बात अब यहां पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि सभी एनर्जी कमोडिटीज में हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो 2 महीने के हाईज पर कारोबार है। नेचुरल गैस 7 साल के हाईज पर कारोबार कर रहा है। हीटिंग ऑयल 33 महीने के हाईज पर है। कोल ऑल टाइम हाईज पर है। यानी कि ऑयल एंड गैस, एनर्जी, सभी जगह यहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। सप्लाईज को लेकर कुछ चिंता है और डिमांड में अच्छी खासी रिकवरी है। रविंद्र, कैसे देखते हैं और फिलहाल कच्चे तेल और नेचुरल गैस में क्या प्राइस व्यूज उभर के आ रहे हैं? मनीषा, मेरे हिसाब से दोनों ही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में एक जो कॉमन फैक्टर है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको में जो प्रोडक्शन शटडाउन हुआ है, जो स्लो रिकवरी हो रही है, आई थिंक उसका एक सपोर्ट है दोनों ही कमोडिटी में। प्लस अपने उनके फंडामेंटल्स भी है, जैसे कि यूएस में अभी भी हॉट वेदर का एक्सपेक्टेशन है, जिसके वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस कंटिन्यू हो रहा है ऊपर जाने के लिए। और अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में जो इन्वेंट्री डेटा है, इन्वेंट्री डेटा ने काफी हद तक सपोर्ट किया है। पहले एपीआई का डेटा सारे तीनों लाइक क्रूड एंड द प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज शोड अ डिक्लाइन, और कल के ईआईए इन्वेंट्री में भी सेम आया है। इनफैक्ट क्रूड का ज्यादा डिक्लाइन दिखाया है एज कंपेयर टू एपीआई। तो मेरे ख्याल से ये जो फैक्टर्स है वो क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से डिमांड को लेके अभी भी जो वायरस एस्केलेशन है उसको लेके अभी भी थोड़ी सी कंसर्न है। बट जो आईईए की रिपोर्ट आई है उसके बाद थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म फिर से बढ़ा है डिमांड को लेके। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा वोलेटाइल नेचर रहेगा मार्केट में, स्पेशली नेचुरल गैस। कल के सेशन में अगर हम देखें तो
नेचुरल गैस 416 टेस्ट करने के बाद एमसीएक्स पे सीधा 395 तक आ गया था. सो आई थिंक वन हैज टू बी लिटिल कॉशियस, क्योंकि नेचुरल गैस स्पेशली इज वेरी मच ओवर स्ट्रेस्ड. ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन मेरे हिसाब से एक करेक्टिव फेस का वेट करना चाहिए फॉर एंटरिंग इनटू लॉन्ग अगेन, या फिर एक रिवर्सल सिग्नल का वेट करना चाहिए फॉर शॉर्टिंग इन नेचुरल गैस. तब तक के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि स्टे साइडवेज. क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में मेरे हिसाब से 74 से लेके $74.5 तक के एक्सपेक्टेशन है WTI क्रूड में. सो और थोड़ा सा अपसाइड आ सकता है, तो कोई भी अगर डिप मिलता है तो क्रूड में बाई कर सकते हैं. मुझे लगता है 5390 से लेके 5404 5440 तक के लेवल्स हम क्रूड में देख सकते हैं. ऑल राइट, नेचुरल गैस की अब यहाँ पर बात करते हैं, और क्या व्यू है आपका अजय? क्या कितने प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 400 तक के लेवल्स तो हमने यहाँ पर बनते हुए देखे ही हैं. बिल्कुल, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर एक पैराबोलिक जंप आया. बैक टू बैक जो 2 हरिकेन हिट हुए हैं, इसकी वजह से जितने भी गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर रिफाइनरीज है वो ऑफलाइन मोड पे करीबन 70% सप्लाई इस बार बाधित है एज ऑफ नाउ. तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट जो प्राइसेस पे आना था ऑलरेडी हमने देख चुके हैं. मे बी अगले 2 सेशन में, आज इन्वेंट्री डेटा भी उसको देखते हुए लगता है कि प्राइसेस 410-20 की रेंज में मिल जाए, बट ये लेवल पे बाइंग रिकमेंडेड नहीं है. बिकॉज आई थिंक जो हरिकेन का इम्पैक्ट है वो आप कहीं ना कहीं कूल डाउन होता हुआ दिखाई देगा, और मे बी नेक्स्ट वीक से प्राइजेस अपने आप को वापस एडजस्ट करता हुआ दिखाई देगा. और मुझे लगता है टेक्निकली अगर 385 का लेवल ब्रीच करता है तो वापस 320 330 का एक बेस बनेगा. आई डोंट थिंक डिमांड में नो डाउट जो लास्ट ईयर प्राइसेस में ड्रॉप था काफी ज्यादा, उसके से प्रोडक्शन में काफी हैम्पर हुआ है. तो लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा. बट जो पैराबोलिक जंप हमने 100-125 पॉइंट का पिछले 15 दिन के अंदर देखा, ये डाइजेस्टेड नहीं है और ओवर हीटेड है मार्केट. तो आई थिंक स्टे अवे फ्रॉम लॉन्ग पोजीशन. अपसाइड मैक्सिमम जो रह सकता है टेक्निकली वो 426 का रह सकता है. बट आई एम बैटिंग ऑन के मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देना चाहिए जो करीबन 330-340 का रहेगा. तो बेटर स्टे अवे फॉर लॉन्ग पोजीशन इन नेचुरल गैस फ्रॉम करंट लेवल. यानी कि तेजी 5% की, लेकिन गिरावट यहाँ पर 15% की भी देखने को मिल सकती है. एक व्यू आपसे रविंद्र मेटल्स पे लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज मुनाफा वसूली है. पिछले 2-3 हफ्ते लगातार चढ़ने के बाद ये हफ्ता काफी हद तक के कंसोलिडेशन वाला रहा. यस मनीषा, आई थिंक मेटल्स में थोड़ा सा एक मिक्स्ड मूव रहेगा, क्योंकि चाइनीज डेटा जो है वो अभी भी थोड़ा सा स्लो डाउन तरफ ही इंडिकेट कर रहा है. रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा था वो थोड़ा सा स्लो डाउन अभी भी इंडिकेट कर रहा है. तो मेरे हिसाब से एक मिक्स्ड मूव रहेगा. लेड में मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ. लेड में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में 200 से 205 तक के लेवल्स भी हमें दिख जाए. तो एनी डिप इन लेड टुवर्ड्स 185-184 इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से. एल्यूमिनियम में हमने एक बहुत ही अच्छा जंप देखा है, दैट टू अगेन बिकॉज ऑफ द सप्लाई कंसर्न्स. लेकिन मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए दिख रहा है. तो पॉसिबल है कि एल्यूमिनियम में करेक्शन आए टुवर्ड्स 222-221. तो अगर कोई भी उछाल आता है तो एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं. जो 235 का जो हाई है उसे स्टॉप लॉस करके मेंटेन करना चाहिए. निकल में भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव आ सकता है, क्योंकि अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रहा है. निकल में भी 1510-1520 तक आके प्राइसेस वहां से फिर से करेक्ट हो रहे हैं. सो या तो ये साइडवेज मूव में चला जाएगा या फिर थोड़ा सा एक करेक्टिव फेज आ सकता है. कॉपर एक ब्रॉड कंसोलिडेशन में है. कॉपर में हमने देखा है कि 720-715 का लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, और अपसाइड में 742 एक काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है ये लेवल. तो मेरे हिसाब से 720 से 740 का एक रेंज रहेगा. 742 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर से ये 760 तक जा सकता है. बट ओवरऑल ट्रेंड इन कॉपर इज स्टिल स्लाइटली ऑन द साइडवेज टू नेगेटिव साइड. तो मेरे हिसाब से अपसाइड अगर आता है तो फिर से एक बार सेलिंग आ सकती है. तो इट शुड ट्रेड इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ 720 to 740. ऑलराइट, तो वो मेटल्स में फिलहाल यहाँ पर राय है एज ऑफ नाउ साइडवेज टू कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, लेकिन अपटिक्स पे बिकवाली की राय. बहुत शुक्रिया रविंद्र साथ जुड़ने के लिए, तमाम नॉन एग्रो स्पेस पे अपनी राय भी देने के लिए. इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए. जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी का चलन तेजी से बढ़ रहा है और भारत में भी अब इसे लेकर हलचल काफी तेज है. क्रिप्टो करेंसीज की इस नई क्लास में निवेश करने से पहले पूरी तरह से जानना और समझना बेहद जरूरी है. इसलिए कॉइन DCX और CNBC आवाज लेकर आए हैं क्रिप्टो निवेश डिजिटल धन, एक ऐसी